आज के मेहमान। अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्। दोस्तों, समय का दरिया अपनी तरह से बहता रहता है और समय के इस प्रवाह में बहते हुए हम जाने कहां से कहां तक पहुंचते हैं। आज हमारे मेहमान कार्यक्रम के जरिए हमारा ये प्रयास है कि समय के इस प्रवाह से एक लम्हा बहुत पीछे मुड़कर लेकर आएं और दूसरा लम्हा बिल्कुल वर्तमान में से कहीं से चुराएं। इन दोनों लम्हों को एक जगह संजोएं और उसके बाद ये देखें कि वक्त ने आखिर क्या शक्ल इख्तियार की है, वक्त ने दुनिया को किस तरह से बदला है, किस तरह से देश को बदला है और विचारों को बदला है। मुझे किसी शायर का एक शेर याद आ रहा है, हमने तो सफर करके जाना, धूप है क्या साया क्या है, एक उम्र में जब तुम पहुंचोगे तब समझोगे दुनिया क्या है। उम्र के उस पड़ाव से जो मेहमान आज हमारे बीच हैं, उनके बारे में मैं आपको इस वक्त सिर्फ इतना बताना चाहूंगा, वो 14 वर्ष की थीं और स्वतंत्रता को लेकर अपना पहला आंदोलन उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा के दौरान किया था। कॉमरेड तारा रेड्डी जन्म 27 जनवरी 1926 को मुंबई में। 1940 से स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में कूदी। शुरुआत में ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन की सदस्य रहीं। 1940 में अपनी शालेय शिक्षा के दौरान पहला आंदोलन किया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में प्रतिभाग। 1945 से 1947 तक कॉमरेड गोदावरी परुलेकर के साथ थाना और रायगढ़ जिलों में आदिवासियों के बीच पूरे समय कार्य किया। सन 1953 से सन 1991 तक कुल 38 वर्षों तक साप्ताहिक पत्र युगांतर के संपादकीय विभाग से जुड़ी रहीं। 1953 से 1955 के बीच गोवा मुक्ति आंदोलन में हिस्सा लिया। सन 1957 से सन 1964 तक मुंबई महापालिका में सेवा की। इसके अलावा सन 1972 से सन 1975 के बीच के 3 वर्षों में भारतीय महिला फेडरेशन की ओर से अंतर्राष्ट्रीय महिला फेडरेशन के बर्लिन में मौजूद दफ्तर में सेक्रेटरी का काम किया। देश विदेश में महिलाओं के अधिकारों को लेकर इन्होंने काफी ज्योत जगाई। अनेक पुस्तकें इन्होंने लिखी और एक बहुत ही कर्मठ जीवन जिया। कॉमरेड तारा रेड्डी हमारी आज की मेहमान। और समय के वर्तमान प्रवाह से जो हमारी नन्ही मेहमान इस वक्त हमारे साथ है, उसकी उम्र आज 12 बरस है। ये है हमारी नन्ही मेहमान गरिमा शर्मा। गरिमा, कैसी हो तुम? मैं तो वैसे ठीक हूँ, लेकिन मुझे एकदम जैसे तारा जी यहाँ बैठी और मुझे लग रहा है कि इनको देख के मेरे मन में ये सवाल आ रहा है कि उतने पीछे, इस समय के इतने पीछे से मैं इनको आज खुद देख रही हूँ, लेकिन मैंने सुना है इनके जो आज़ादी के बारे में जो सब चीज़ें हुई थी उसके बारे में सुना है, लेकिन मैं सच में किसी को ऐसे देख रही हूँ जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जिन्होंने सब किया था, तो इट्स रियली अमेजिंग। अच्छा तारा जी, कैसी लगती हैं तुमको? ये तो एकदम मुझे अपनी दादी माँ की तरह दिखती है, मैं सोचती हूँ कि मैंने अपनी दादी माँ ही। तारा जी, आपको गरिमा को देखकर कैसा लग रहा है? जैसे मेरे भी पोते पोती नाते वगैरह है, वैसे वो ही एक मेरी नाती है। मुझे तो दादी से पूछना कि वो क्या इमेजिन करती थी, क्या हुआ था उनके साथ, वो तो मुझे यही बता सकती हैं। लेकिन मुझे ये बिल्कुल सही बात है गरिमा, आज़ादी की लड़ाई क्या थी ये कल्पना तुम कर ही नहीं सकती। और इसीलिए खास करके हमारे जैसे बुजुर्ग बूढ़े हैं उनसे पूछ के तुम्हें एक भावनिक सेंटिमेंटल जो मूड उस वक्त देश में था, उसके बारे में तुम्हें जानना पड़ेगा। सिर्फ किताबें पढ़ के नहीं आता है, ये सारा देश का एक भावनिक मूड था। तो तुम पूछो मुझसे, जब आप कॉलेज में थी या जब आपने स्कूल एंटर किया था, तब कैसा माहौल था आपके आसपास का? सुनो, 1940 का समय
तुम्हें मालूम है मैं तो 14 बरस की थी। हाँ, हाँ। लेकिन हम स्कूल में जब थे ना, तो स्कूलों में भी जो पूरा माहौल देश में था वो विद्यार्थियों में बहुत था। और मैं तुम्हें ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी एक लड़ाई, कोई भी एक आंदोलन जब कौन से भी देश में, पूरे विश्व में कभी भी शुरू होता है, पहले स्टूडेंट्स आते। जी, जी। तो ये अपने देश में भी हुआ था कि हमारा देश गुलाम है, गुलामी नहीं चाहिए, देश आजाद होना चाहिए। देश आजाद रहेगा तो हम आजाद है, हमें विश्व में कोई स्थान रहेगा। जब तक गुलाम देश के हम हर सिटीजन, तो हमें कोई नहीं पूछेगा। तारा जी, मुझे लग रहा है कि मैं गरिमा से पूछूं कि आजादी का मतलब तुमको क्या समझ में आता है गरिमा? आज़ादी का मतलब आई थिंक मेरे हिसाब से है कि लोग एक साथ अभी रह रहे हैं। पहले जैसा माहौल नहीं है अब कि हम किसी की गुलामी नहीं कर रहे हैं, कोई हम पे राज नहीं कर रहा है। हम अपने हिसाब से अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं अपने मन का। आप बताइए तारा जी कि आज का जो परिदृश्य है उसे देखते हुए, जबकि हमारी आज़ादी के 50 बरस हम पूरे कर चुके हैं, और आपने वो दौर देखा है जबकि आज़ादी की आखिरी लड़ाई हम लड़ने जा रहे थे। जो सुनने वाले हैं सबसे ये कहना चाहती हूँ कि 1942 8 अगस्त 1942 तो वो ग्वालियर टैंक पर AICC ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन हुआ था। वहाँ पूरे से पूरे गांधी, नेहरू से लेके पूरे नेता लोग वहाँ थे, और वो जो प्रस्ताव था वो उसको बोलते हैं क्विट इंडिया। हम उस वक्त 42 में 16 वर्ष के थे, हम वॉलेंटियर करके वो अधिवेशन में आए थे। 9 अगस्त को ध्वजवंदन था, हम आ गए ग्वालियर। तो पूरी पुलिस की फलटन, फायरिंग हो रहा है, लाठी चार्ज हो रहा है, और ये जो वाटर होज, पानी के फवारे, वो हो रहा है, और हम वही उसमें घुसे हैं। हम सारे स्टूडेंट्स, वॉलेंटियर्स और आम जनता भी घुसी है। नाना चौक के लेके फायरिंग वहां तक रहता है, और सारे नेता तो पकड़ गए थे। जी, जी। तो कौन करेगा अभी ध्वजवंदन, कौन करेगा? अच्छा। तो एक तरुणी, वो भी जैसी कोई ऐसी लगती थी कि कोई यंग, वेरी यंग, वो दौड़ के आई, एकदम वो चबूतरे पर चढ़ गई, ऐसी झलझलती और ऐसी छकाकती थी, और उन्होंने सारा फायरिंग हो रहा है, लेकिन उन्होंने वो जो फ्लैग है, जी, जी। वो फ्लैग बराबर फड़काया, और फ्लैग और एकदम वंदे मातरम करके। तो वो थी अरुणा असफ अली। उसी वक्त से अरुणा असफ अली फेमस है। और पूरी जो जमाव उधर था, उसमें वो कहाँ निकल के चली गई, किसी को, पुलिस को पता नहीं लगा। अच्छा तारा जी, आपको कोई गीत उस दौर का याद आता है जो आप प्रभात फेरियों में या संगठन के कार्यों में गाती हैं? हाँ, सुहासिनी दाम्बेकर करके ऐसी एक क्रांतिकारी महिला थी। वो हमें स्टूडेंट को हमारा एक पथक, एक स्क्वाड बना के हमें ये गीत सुनाती थी, और हमसे ये गा के सुनाएंगे आप? आजाद करेंगे हिंद तुझे आजाद, आजाद करेंगे हिंद तुझे आजाद, आजाद आजाद आजाद, आजाद करेंगे हिंद तुझे आजाद। अच्छा सॉन्ग है आंटी ये तो। गरिमा, देश के बारे में तुम्हें कोई गीत आता है, ऐसे गा के सुना सकती हो? हमारे यहाँ तो आजकल बहुत सारे ऐसे गीत बने हैं, अभी भी बहुत अच्छे अच्छे बनाए हैं बहुत सारे लोगों ने, AR रहमान और बहुत सारे लोगों ने बनाए हैं। मुझे एक बहुत अच्छा लगता है, वो है लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान, माइकल देखा, एल्विस देखा, सब देखा मेरी जान, सारे जग में कहीं नहीं है दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान। ये दुनिया एक दुल्हन, ये
ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया। ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया, I love my India, I love my India। ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया। ये मेरा इंडिया, I love my India, ये मेरा इंडिया, I love my India। एक और गाना, वो भी बहुत लोगों का दिल वो ऐसा उछलते थे, वो गाना था जालियांवाला बाग के बारे में। अच्छा अच्छा। दिन खून के हमारे यारों न भूल जाना, खुशियों में अपने हम पर आंसू बहाते जाना। तुम्हें जालियांवाला बाग मालूम है? जी क्या हाँ, हुआ? वहाँ पे बहुत बड़ा मैसाकर हो गया था। हाँ, सैयाद ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े, वीरान इस चमन में अब गुल खिलाते जाना। हिंदू और मुस्लिमों की होती है आज होली, बहते हमारे रंग में दामन भिगोते जाना। गोलियां खा के सोए जालियांवाला बाग में हम, सूनी पड़ी कब्र पे दिया जलाते जाना। ये गाना जैसे आजकल लता जी गाती है ना, कि जो गाना सुनकर जवाहरलाल नेहरू के आंखों में भी पानी आया, ऐ मेरे वतन के लोगों, ऐ मेरे वतन के लोगों। हाँ हाँ। वैसा ये गाना उस वक्त सुन सुन के लोगों के आंखें बहते थे। उस वक्त, उस शाम के बारे में याद करके बताइए, आपके मन में उस वक्त आजादी के क्या मायने थे उस नन्ही उम्र में? उस वक्त हम विद्यार्थी, और आप कहते हैं नन्ही उम्र, 16 वर्ष की उम्र नन्ही नहीं रहती। खास करके उस वक्त तो 16 वर्ष की उम्र बहुत कुछ जानने वाले थे हम लोग जी। और आज़ादी के बारे में हमारा बिल्कुल साफ साफ ये था। आज़ादी मने क्या? आज़ादी मने एक झंडा ब्रिटिशों का गया और दूसरा अपना आया, इतनी ही नहीं आज़ादी। आज़ादी मने ब्रिटिशों ने 150 बरस जो यहाँ राज किया, गुलामी दी, हमारे पूरे सारे भारत को दरिद्र किया, गरीबी किया, उसकी लूट की, और निरक्षरता है, बच्चे भूखे हैं, लोगों को काम नहीं है, खेती बाड़ी सब, ये सब बदलना है। आज़ादी का माना लोगों का पूरा जीवन बदलना। आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि 16 बरस की उम्र नन्ही नहीं होती। तारा जी, उस वक्त आप मुंबई में कहाँ रहती थीं, और क्या बच्चों के जो खेल होते हैं, वो जो खेल कूद है, नन्ही दुनिया की शरारतें हैं, वो सब आपकी जिंदगी का हिस्सा थी, या ये सारे गंभीर कार्य आप करती रहती थी? नहीं नहीं, गंभीर कैसे? 16 वर्ष की उम्र में सिर्फ गंभीरता नहीं आती। बहुत ही सुसंस्कृत खेल कूद ये सब आते हैं। मैं दादर में रहती थी। अच्छा। शिवाजी पार्क एरिया में रहती थी। हमारे वहाँ एक व्यायाम शाला भी थी। ये सब चीजें आप करती थी? सुनो ना, रुइया कॉलेज में जब मैं 42 में आंदोलन में गई तो मुझे 2 महीने की सजा हुई। मैं येरवड़ा जेल में 2 महीने थी। जब मैं 2 महीने के बाद आई तो रुइया कॉलेज ने मुझे लिया नहीं, तो फिर वो बरस मेरा तो फुकड़ गया। फिर मैं इसमें खालसा कॉलेज ज्वाइन किया। खालसा कॉलेज में मैं बैडमिंटन की चैंपियन थी। और उस वक्त गणपति उत्सव में भी बहुत ही हर प्रकार की वक्तृत्व कला, निबंध कला, कथा लिखन वगैरह, ये सब आंदोलन में आने वाली लड़कियां और लड़के ये भी करते थे। अच्छा, तारा जी, आपने गणपति की बात की, तो गणपति उत्सव उस जमाने में
आज की तरह लाउड स्पीकर लगा के और नाच गाने के बजा के होते थे या? बिल्कुल नहीं, आज का गणपति उत्सव बिल्कुल कमर्शियल है। जी जी जी। उस वक्त का गणपति उत्सव जैसे तिलक ने गणपति उत्सव जी हाँ, शुरू किया जी हाँ, था, वही। ऐसे प्रबोधनात्मक था। अच्छा। लोगों को ज्ञान देना, एक साथ लेके आने और के वो लिए। तो स्वतंत्रता की लड़ाई थी, इसके लिए एक माध्यम था कि लोगों को जमा करना, लोगों को प्रबोधन करना। जी। और ये भी था, मैं आपको बताती थी, इसमें भी हमारे ऐसे लड़के लड़कियां संयोजन करने में भी आगे थे। अच्छा तारा जी, उस दौर का कोई फिल्मी गीत जो आपकी जुबान पर कभी चढ़ जाता हो, कभी आप गुनगुनाती हो? अच्छा सुनो, मुझे इतनी याद नहीं है गाने की, लेकिन एक पृथ्वीराज कपूर का सिकंदर ऐसा भी एक फिल्म था। जी जी। उसमें भी बहुत अच्छे गाने थे। और शांताराम का शेजारी, उसके भी बहुत अच्छे गाने थे। और लेकिन वेरी पॉपुलर सिंगर वाज सैगल। अच्छा। हमें सैगल की पूरे गाने उस वक्त ये हमें बहुत पसंद थे, लोगों को भी पसंद थे। कोई गाना बताइए सैगल साहब का। देवदास में। जी, कौन सा वाला? देवदास का वो जो बहुत दुखी गाना है, लेकिन जो सैगल गाता है ना जी। देन दूसरे सैगल के वो भी जो थे ना, तानसेन वगैरह। हाँ। वो तानसेन का दिया जला। हाँ, ये गाना आप गा के बता सकते हैं? दिया जला। और दिया जला, दिया जला, दिया जला, जगमग जगमग, दिया जला, जगमग जगमग, दिया जला, जगमग जगमग, दिया जला, जगमग जगमग, दिया जला, दिया जला, दिया जला, दिया जला, दिया जला, जगमग जगमग, दिया जला, जगमग जगमग, दिया जला। सरस सुहागन सुनरी, सरस सुहागन सुनरी, सरस सुहागन सुनरी। ये आपने बताई 1942 की बात। 1942 से 1947 के बीच के ये जो 5 साल हैं, ये भारत के इतिहास के सबसे ज्यादा उहापोह और सरगर्मी से भरे हुए साल। बिल्कुल। 1946 is one of the most historical and important event in the struggle of the freedom struggle of India. जैसे 42 हम आखिरी बोलते हैं ना, मैं तो बोलूंगी 46 आखिरी था। क्या हुआ 46 में? ये जो नौदल है ना, रॉयल नेवी, तो ये रेटिंग्स ने बंद किया। ये नौदल में उन्होंने रिबेलियन किया। यहाँ तलवार करके युद्ध नौका थी, युद्ध नौका पर के उन्होंने ब्रिटिशों का जो झंडा था वो नीचे ये किया। अच्छा। और वहाँ 3 झंडे लगाए। एक कांग्रेस का तिरंगा झंडा, उस वक्त मुस्लिम लीग भी बहुत काफी ये थी, उनका तो हरा झंडा, और ये वर्किंग क्लास का जो कम्युनिस्ट पार्टियां वगैरह वगैरह थी ना, उनका लाल झंडा। ये 3 झंडे उन्होंने लगाए। और ये बंबई में ब्रिटिश सोल्जर्स, ब्रिटिश आर्मी आई, उन्होंने कहा कि हमने बॉम्ब फेंक के ये सब पूरा बंबई में विद्यार्थी पहले थे, और आमने सामने लड़ाई रास्तों में हुई, बैरिकेड्स पर। तो 250 से ज्यादा लोग मर गए। और जब उन्होंने ये देखा ब्रिटिशों ने कि अभी नौदल अपने हाथ में नहीं, आर्मी ने उनको सपोर्ट किया, आर्मी अपने हाथ में, हवाई दल ने उनको सपोर्ट किया, हवाई दल अपने हाथ में, अभी राज करेंगे कैसे? तो उस वक्त पार्लियामेंट में उन्होंने मजदूर पार्टी का राज था, उन्होंने ये किया कि ठीक है, हम स्वातंत्र्य देने के लिए जो निगोशिएशंस करते हैं उसके लिए क्रिप्स मिशन हम भेज देते हैं और हम करेंगे निगोशिएशन। अब हम यहाँ से
जाएंगे धीरे धीरे सत्ता की बागडोर सौंपे। दैट वाज द लास्ट स्ट्रगल, वो आखिरी सामना है 22 फरवरी 1946। तो दादी माँ, आपने ये सब अपनी आंखों से देखा कि इतने लोग मरे और लड़ाई जो हुई? कार्यकर्ता उसका कितने विद्यार्थी मर गए, दादर, परेल, कालबा देवी, यहाँ ये आजाद मैदान जहाँ है, फोर्ट में सारे विद्यार्थी थे। हमारी एक कार्यकर्ता, मेरी ही सहाध्यायी, उसका नाम था कमल दोंदे। फायरिंग तो ऐसा हो रहा था ब्रिटिशों के तरफ से, उनके सारे आर्मी आया था, सोल्जर्स आए थे, तो एकदम लॉरी में बैठ के दो बाजू में फायरिंग करते ही लॉरी डर, तो उसको गोली लगी परेल के ऊपर पर, मर गई वो। आजादी के जो आजादी की सभाएं होती थी, ये इन इलाकों में तो होती होंगी, ये गढ़ होते होंगे उस जमाने के। बिल्कुल। आवागमन कैसे होता था? एस्प्लेनेड मैदान था ना, उसका नाम पहला एस्प्लेनेड था, उसका आजाद मैदान नाम कैसा आ गया आप बताइए। इसीलिए कि पूरे के पूरे सारे निदर्शन प्रदर्शन बड़े बड़े मीटिंगे हम एस्प्लेनेड मैदान में, फोर्ट में लेते थे, इसीलिए उसका नाम आजाद मैदान पड़ा। अच्छा, एक बात बताइए कि बचपन में कभी आपकी अपने भाई बहनों से लड़ाई नहीं होती थी? वो उस किस्म की शरारतें, वो मार के भाग जाना या चोरी से शक्कर खाना, ये सब नहीं करते थे आप लोग? हमारे लिए चोरी से शक्कर खाने का सवाल नहीं आता था, क्योंकि हम कभी भी आके घर में शक्कर के डब्बे में हाथ डाल के हम खा सकते थे। अरे हमको आजादी थी। अच्छा, मतलब घर में आपको आजादी थी और देश की। हाँ, खास करके मुझे जरूर बताना चाहिए कि एक लड़की को कोई भी घर में आज़ादी जितनी मिलती नहीं, मेरे पिताजी और माताजी ने मुझे, जैसे कि मैं लड़की नहीं लड़का है, हाँ, मेरे छोटे भाई, मैं लड़का जैसा होता है वैसे ही मुझे पाला, और लड़का जैसा इतनी आज़ादी मुझे दी, ऐसी आज़ादी दूसरे किसी घर में नहीं मिलेगी। यानी लड़के और लड़की में आपके मम्मी पापा ने वो डिफरेंशिएशन नहीं किया? शायद मेरे लिए फेवरेटिज्म ज्यादा किया। अच्छा, इस वक्त तो आप साड़ी पहनी हुई हैं और ये गरिमा जो है ये जीन्स और टी शर्ट पहनी है। उस जमाने में ये जीन्स और टी शर्ट का प्रचलन था? पैंट शर्ट पहनते थे? हाँ, ये नहीं था ना, कुछ ऐसा कोई नहीं था। हाँ। कोई ऐसा ड्रेस ही नहीं था, ये अभी आया ना जी। ये इन्फ्लुएंस पंजाब का है। अच्छा, उस जमाने की जो मोस्ट फैशनेबल पोशाक क्या होती थी? 5 वारी में ही, ये जो हम 6 यार्ड साड़ी बोलते हैं ना, दैट वाज द मोस्ट फैशनेबल। अदरवाइज इट वाज 9 मीटर जी, वो जो 9 गजी जिसको कहते हैं, नवारी। हाँ, नवारी जी, वो थी। हमने शुरू किया ये। अच्छा। अरे बाप रे, उस वक्त पेपर में बहुत कंट्रोवर्सीज और बहुत वाद विवाद चले थे। अच्छा। कौन सी साड़ी पहनना, कि वो जो नौवारी या ये 5 वारी। अच्छा, आप ये याद करके बताइए कि पहली बार आपने जब साड़ी पहनी थी तो कितने देर तक आप अपने आप को आईने के सामने निहारती रही थी? मुझे आईने के सामने खड़े रहने का शौक ही नहीं था। अच्छा। मैं हमेशा, मैंने बताया ना, मुझे जैसे लड़का ऐसे, हाँ। मैं लड़कों के साथ ही खेलती, मैं क्रिकेट खेलती थी। अच्छा। मैं रास्ते में क्रिकेट खेलती थी। 45-46 के जमाने में कौन सा गाना ऐसा था जो याद करके बताइए खूब चल रहा था, रेडियो पर बज रहा था, या जिसकी काफी चर्चा थी, और कभी किसी गीत को आपने गुनगुनाया? पुराने जो मुझे याद आते ना, खुर्शीद जब गाती थी ना, खुर्शीद की मुझे बहुत, यानी वो मेघ मल्हार जो गाया है उन्होंने तानसेन में, प्रेम धवन के बहुत से गीत हमें बहुत अच्छा, अनिल विश्वास के इसमें एक गाना मुझे, वो काबुली वाला फिल्म में जो गाना है ना, गंगा के बारे में जी, मन्ना दादा, हेमंत कुमार साहब ने गाया है। गुलजार के वो बोल हैं, हाँ। गंगा कहाँ से आए रे, हाँ। गंगा जाए कहाँ, हाँ। आए कहाँ से गंगा
जाए कहाँ रे, आए कहाँ से जाए कहाँ रे, लहराए पानी में जैसे धूप छाँव रे। गंगा आए कहाँ से गंगा जाए कहाँ रे, लहराए पानी में जैसे धूप छाँव रे। गंगा आए कहाँ से गंगा जाए कहाँ रे, लहराए पानी में जैसे धूप छाँव रे। रात कारी दिन उजियारा मिल गए दोनों साए, रात कारी दिन उजियारा मिल गए दोनों साए। साँझ ने देखो रंग रूप के कैसे भेद मिटाए रे, लहराए पानी में जैसे धूप छाँव रे। गंगा आए कहाँ से गंगा जाए कहाँ रे, लहराए पानी में जैसे धूप छाँव रे। कांच कोई माटी कोई रंग बिरंगे प्याले, कांच कोई माटी कोई रंग बिरंगे प्याले। प्यास लगे तो एक बराबर जिसमें पानी डाले रे, लहराए पानी में जैसे धूप छाँव रे। गंगा आए कहाँ से गंगा जाए कहाँ रे, लहराए पानी में जैसे धूप छाँव रे। गंगा आए कहाँ से। दोस्तों, आज हमारे बीच हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कॉमरेड तारा रेड्डी। गंगा आई कहाँ रे, ये गाना जी। और दूसरा गाना वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन। हाँ, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम। चूम लूं मैं उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम। सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू
जितना याद आता है मुझको उतना तड़पाता तू, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। और ये आज भी मुझे गाना हमेशा के लिए याद क्यों आता है मेरे, जब अफगानिस्तान का अभी जो सारा युद्ध हुआ जी जी, और अफगानिस्तान पर जब वो बॉम्ब हल्ले बहुत ही हुए, जी। हमने उसके खिलाफ औरतों ने हमने निदर्शन भी किया कि अफगानिस्तान पर ऐसे बॉम्ब हल्ले नहीं होना चाहिए, अफगानिस्तान की जनता मर जाएगी। वही तो उस वक्त हमें ये कि वो काबुली वाला भी कौन था। जी। अफगान माने सारे क्रूर नहीं है, अफगान भी मानव है, अच्छे है। वो काबुली वाला जो रविंद्रनाथ टैगोर की काबुली वाला कथा में है, वो अपनी छोटी बच्ची छोड़ के काबुल छोड़ के यहाँ आता है और 14 बरस के बाद वापस जाता है। तो 14 बरस की वो लड़कियां है, तो उसको याद आती है अपने वतन की। देखो गरिमा, तारा जी ने तो एक गीत अपनी पसंद का सुनवाया जी। अब अगर तुमसे कहा जाए कि तुम अपनी तारा दादी माँ को कोई गीत सुनवाओ, तो तुम कौन सा गीत सुनवाओगी? वेल, मुझे तो बहुत सारे सॉन्ग्स पसंद हैं। मुझे एक चीज पूछनी थी जैसे दादी माँ से कि दादी माँ, आपने वो लगान देखी है? लगान मैंने ऐसा आधा मोधा देखा है, क्योंकि जब मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन वो सीडी ले आते हैं और लगाते हैं जी। तो मैं घर का काम करते करते बीच में, लेकिन उनके गाने जो है लगान के मुझे भी बहुत पसंद है। उसमें एक स्पेशल गाना है जो वो है मधुबन में जो कन्हैया किसी गोपी से मिले, राधा कैसे न जले, बस राधा कैसे न जले, हाँ राधा कैसे। ये मुझे बहुत पसंद है। ये गाना मुझे भी बहुत पसंद है। गोपियां तारे हैं, चांद है राधा, फिर क्यों है उसको विश्वास आधा। गोपियां तारे हैं, चांद है राधा, फिर क्यों है उसको विश्वास आधा। आनी जानी है, राधा तो मन की रानी है। गोपियां आनी जानी है, राधा तो मन की रानी है। सांझ सखारे जमुना किनारे, राधा राधा ही कान्हा पुकारे। बाहों के हार जो डाले कोई कान्हा के गले, राधा कैसे न चले, राधा कैसे न चले, आग तन मन में लगे, राधा कैसे न चले, राधा कैसे न चले। आप तो बहुत सारी जगह घूमी होंगी और आप फॉरेन कंट्रीज में गई हैं वो भी, तो क्या आपको कुछ वेस्टर्न म्यूजिक से कोई आपको एक कनेक्शन है? क्या आप कोई पसंद है उसमें से? हाँ, मैं बर्लिन में 3 बरस रही थी। अच्छा। तो मैंने वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक खास करके मैंने बहुत सुना और मुझे वो बहुत ही पसंद ही आया। क्या सुना आपने? खास करके जर्मन एंड पोलिश, ये वहाँ बहुत ही पॉपुलर ना। तो बाख, बेथोवेन, मोजार्ट, शोपिन। शोपिन तो मुझे बहुत ही पसंद है। उसके सिम्फनी जब लगते हैं ना, हम बिल्कुल उसमें तल्लीन हो जा सकते। म्यूजिक एकदम डिवाइन है। आपको शायद अजीब लगेगा, माइकल जैक्सन मुझे बहुत। ओह माय गॉड, माइकल जैक्सन पसंद है? एक तो मेरे ख्याल से माइकल जैक्सन कोई सुपरफ्लुयस नहीं है गायक या नृत्यकार। वो सुपरफ्लुयस यानी ऐसा थिल्लर नहीं है। अच्छा।
ही हैज एन आइडियोलॉजी, उसको एक विचारधारा है जी। और उसके जो गीत है ना, एंटी वॉर, युद्ध के विरोधी, अच्छा। विध्वंस के विरोधी, हील द वर्ल्ड, हाँ, ये जो गीत है, और अकाल वगैरह के विरोधी, जी, हाँ। यानी अगेंस्ट डेथ एंड फॉर लाइफ, हिज होल उसकी सारी गीतें और उसकी सारे गीत रचना, और ये जीवन के लिए है कि लाइफ, देयर शुड बी लाइफ, देयर शुड नॉट बी डेथ, there should not be destruction, there should not be war, okay. there should not be scarcity, there should not be poverty. ये उनके सारे गाने में है, उसको एक दृष्टिकोण है, और गाता भी अच्छा है, नाचता भी अच्छा है, लेकिन खाम खा गाता नहीं, खाम खा नाचता नहीं। इसलिए आई थिंक कि लोग सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड ओवर वो फेमस है और लोग उसे बहुत पसंद करते हैं। जो वर्ल्ड के ऊपर जो अभी डिस्ट्रक्शन हुआ है, वर्ल्ड में जो पूरे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, उसके ऊपर बेस्ड है, इसलिए वो उसके गाने अभी भी बहुत फेमस हैं और लोग उन्हें अभी भी बहुत पसंद करते हैं। I swear by the moon and the stars in the sky, and I swear like a shadow that's by your side. I see the questions in your eyes, I know what's weighing on your mind. You can be sure I know my part, 'cause I stand beside you through the years. You'll only cry those happy tears, and though I make mistakes, I'll never break your heart. And I swear by the moon and the stars and the skies, I'll be there. I swear like a shadow that's by. तारा जी, आपको क्या लगता है कि जो महती उद्देश्य, वृहद उद्देश्य आपके सामने थे, आपकी पीढ़ी के सामने थे, आज की पीढ़ी के सामने ऐसा कोई कमिटमेंट है? जरूर है। ऐसा कोई वक्त या पीरियड या काल कोई भी और दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं रहता कि किसी के सामने कोई ध्येय न हो। मेरे पिछले पीढ़ी के सामने भी कुछ था, मेरे पीढ़ी के सामने भी कुछ था, और जो आज की पीढ़ी है उसके सामने भी है। ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि दुनिया में दुख है, दुनिया में अभाव है, दुनिया में लोगों को, बहुत से लोगों को जीना मुश्किल है, बच्चे भूखे हैं, बहुत ही समस्या है, ये आम लोगों की है। और वो समस्या हल करने के लिए अपना क्या है, जैसे हमने एक गाना गाया मानव मुक्ति के लिए, जी, मानव मुक्ति, ये मानव मुक्ति का ध्येय तो हमेशा ही रहेगा ना, रहता है। जब तक मानव मुक्ति नहीं होती तब तक रहेगा ना। बीतेंगे कभी तो दिन आखिर ये भूखे और बेकारी के, टूटेंगे कभी तो बुत आखिर दौलत की इजारादारी के। जब एक अनोखी दुनिया की बुनियाद उठाई जाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। और देखो, जैसे गरिमा की ऐसी लड़की, औरतों का क्या हाल है,
पहले मैं तो एक वैयक्तिक मेरा इंडिविजुअल केस छोड़ो जी। लेकिन मेरे पीढ़ी में भी औरतों को इतना फ्रीडम, इतनी आज़ादी नहीं थी, पढ़ाई वगैरह भी नहीं थी। मेरा एक इंडिविजुअल छोड़ दो, लेकिन आम जनता के लिए तो उस वक्त भी सावित्रीबाई फुले ऐसे लोगों को पहली सी एक टीचर बननी पड़ी, उस वक्त उनको पत्थर झेलने पड़े। आज भी बहुत से अभी करते 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 औरतों को ये मिला ना, अभी सबसे अच्छा कौन सा मिला, लड़ते 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 हम भी लड़े हैं औरतों के हक के लिए, ऐसे लड़ते लड़ते कि दहेज नहीं चाहिए, दहेज लेना नहीं, दहेज देना नहीं, उसके लिए एक्ट होना चाहिए, जैसा लड़का है वैसे लड़की को हक होना चाहिए, जैसा भाई है बहन को हक होना चाहिए। ऐसे करते करते सभी कोई भी क्षेत्र, कोई भी एरिया में औरत को नौकरी या ये करने की इजाजत चाहिए। पहले तो कुछ नहीं था, आज वो पायलट बनी है, आज इंस्पेक्टर बनी है, सुपरिटेंडेंट में, और वो एवरेस्ट पर गई है, अंतरिक्षा पर गई है। ये लड़ते 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 ही ये हक मिले हैं ना। ना कटूंगी, ना जलूंगी, ना मिटूंगी, ना मरूंगी, ना कटूंगी, ना जलूंगी, ना मिटूंगी, ना मरूंगी। मैं थी, मैं हूँ, मैं रहूंगी, मैं थी, मैं हूँ, मैं रहूंगी, मैं थी, मैं हूँ, मैं रहूंगी, मैं हूँ, मैं रहूंगी। जब तक यहाँ में है पानी और आसमान नीला है, जब तक सूरज से चमके और अंधेरा काला है, जब तक दरिया में है पानी आसमान नीला है, जब तक सूरज तेज से चमके और अंधेरा काला है, तब तक इस जहां का बन के प्राण रहूंगी। मैं थी, मैं हूँ, मैं रहूंगी, मैं थी, मैं हूँ, मैं रहूंगी। जैसा दादी माँ ने कहा कि कमिटमेंट किसी भी पीढ़ी के लिए कभी खत्म नहीं होता, तो क्या जब तुम लोग, तुम्हारी सहेलियां स्कूल में इकट्ठे होती हैं और जब कभी भी बात निकलती है तो क्या उन मुद्दों पर चर्चा होती है जैसा दादी माँ ने कहा? कि जब हम लोग के गेट टुगेदर्स होते हैं तो सब लोग कहते हैं कि बच्चे बड़ी होके इस देश का भाग्य बनेंगे, तो हम लोगों को भी कुछ सोचना तो पड़ेगा ही कि कभी कभी तो हम लोग इन टॉपिक्स पे भी कर सकते हैं, हमेशा अपनी मनमानी ही नहीं करनी चाहिए। तो हम लोग कभी कभी सोचते तो हमें लगता है कि जैसे हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, लाइक छोटे जो भूखे बच्चे हैं उन्हें कभी हम खाना दे सकते हैं, अपने बर्थडेज पे दे सकते हैं, हम ये सब बातों पे सोचते हैं। तारा जी, क्या आपको लगता है कि अपने मन की बातें इस जनरेशन से शेयर की जा सकती हैं? ये तो जरूरी बात है ही, शेयर करना ही चाहिए जी, लेकिन मैं जबरदस्ती नहीं करूंगी, मैं उनको प्रवृत्त करूंगी कि वो विचार करेंगे। अभी हम क्या करते हैं आजकल, जैसे किशोरिया जो है 16 to 20 इयर्स, टीनेजर्स वगैरह वगैरह, उनके भी बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स होते हैं, हेल्थ के लिए प्रॉब्लम्स होते हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स होते हैं, पढ़ाई के वगैरह लिए प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये टीनेजर्स जो है उनको भी हम इकट्ठा करके आपस में चर्चा करने के लिए कि चुप मत बैठो, तुम्हारे जो कुछ है दिमाग में या तुम्हारे जीवन में तुम बोलो तो सबको समझेगा। अच्छा, कौन से ऐसे सवाल हैं जो इस वक्त आपको लगता है कि आप गरिमा से पूछना चाहती हैं, या कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका जवाब आपको इस पीढ़ी से चाहिए? देखो, टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन आज हो गया है जी जी। ये टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन के जरिए से तुमने कभी ये कोशिश किया कि तुम्हारी ऐसी लड़कियां शायद अफ्रीका में हो, शायद आशिया में कहाँ हो, और या शायद अमेरिका में हो, तो उनके साथ बात करके
उनकी क्या धारणा है, तुम्हारी क्या है, कैसा है, कभी किया प्रयास? जी नहीं, मैंने तो नहीं किया है। हम लोग उतने हाई लेवल पे नहीं जाते हैं, क्योंकि आई थिंक कि आजकल जो आप लोग इतना अच्छा काम करते थे वैसे आजकल कोई नहीं करता है। और हम लोग तो बस ऐसे ही कि बात छेड़ेंगे, लाइक एक आपस में बैठ जाएंगे, कुछ थोड़ा बात करेंगे, हाँ थोड़ा क्या यार इतना बुरा हुआ, ये हुआ वो हुआ, बात करेंगे फिर भूल जाएंगे। लेकिन तुम छोटी छोटी भी शायद वो बड़ी बात तुमने बताया, इतनी बड़ी बात नहीं कर सकते। जी जी छोटी सी चीज तुम ग्रुप लेके तुम्हारी सहेलियां कर सकते जी हैं। जी फॉर एग्जाम्पल, भूज में अर्थक्वेक हुआ, जी हाँ। हम गए थे, मैं इतनी बुढ़ी हूँ, मेरी सहेलियां बुढ़ी, हम अंजार में गए थे खुद। बाप रे। तो तुम्हारी एक ग्रुप 7-8 के तुम जा सकते थे, कोई दूध की पाउडर, कोई क्या लेके महीने में एक दफा या 2 महीने में एक दफा जा सकते थे, उनको दे सकते हैं। ऐसी छोटी छोटी तो तुम कर ही सकते हैं। तो जी हाँ। इसके बारे में आपस में चर्चा जरूरी है। खुद अपना देखना, ये क्या देखना जी है? हाँ, नहीं नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। और इसलिए हमें लगता है कि अभी हमें ये सब प्रैक्टिसेस चालू करनी चाहिए और हमें ऐसे ग्रुप्स बनाने चाहिए। तो इस पे मैं जरूर गौर करूंगी। This is a cultural attitude. Yes. It's not political attitude. Yes. It's not social. I can say not even social. Yes, yeah. It is a culture. Whether you are a culture type of person or not. If you are culture, then you must be humanistic. Yes. And if you are humanistic, you must help those who have nothing. खास करके जो बेसहारा है, Who छोटे। cannot fight for their rights. पतला है हाल अपना लेकिन लहू है गाढ़ा, औलाद से बना है हर नौजवान हमारा। मिलजुल के इस वतन को ऐसा सजाएंगे हम, हैरत से मुंह तकेगा सारा जहां हमारा। तारा जी, फैज अहमद फैज उर्दू के एक बहुत बड़े शायर हुए हैं। उन्होंने कहा भी है कि ये दाग दाग उजाला, ये शब गसीदा सहर, ये वो मंजिल तो नहीं जिसकी आस लेकर हम चले थे। क्या आपको लगता है कि जिस भारत का सपना आपने बुना था, जिसके लिए आपकी पीढ़ी ने पूरे प्रयास किए थे, क्या उसकी शक्ल आज जो बनी है वो आपकी मानसिक दुनिया से, आपके सपनों की दुनिया से मिलती है? बात ये, हमारे सपने ही अलग थे। तो हमारे सपनों की दुनिया से जो अभी तक हम आए हैं ना, ये अपूरा है, आगे जाना है। हमने देखा था कि अपना देश मागास है, इंडस्ट्रियलाइज होना चाहिए। जी। हो गया इंडस्ट्रियलाइज। हमारा देश खेती में बहुत मागास है, बड़े बड़े डैम्स होना चाहिए, पानी होना चाहिए खेतों के लिए, बड़े बड़े डैम्स हो गए। हमारा देश मागास है, हम अंतराल में जाना चाहिए, हम यहाँ जाना चाहिए, हम अभी जा रहे हैं। तो जो ये है, नई टेक्नोलॉजी चाहिए, नई टेक्नोलॉजी आ गई, बहुत ही नई टेक्नोलॉजी आई, लेकिन बेसिस क्या है? बेसिस मनुष्य है। जो कुछ होगा वो मनुष्य के लिए होना चाहिए। फैज अहमद जो कहते हैं ना, वो इसलिए सही है कि हमारा शहर वो था जो आज नहीं है, वो है, वो शहर के लिए हमें अभी तक जाना है। तो हमारा सपना और भी है ही, लेकिन हमने आज़ादी जो पाई, तो जो सपना वो कभी कभी स्टेप बाय स्टेप आ रहा है, आगे हमें जाना है। जो लोग यहीं छोड़ते हैं सपना, गति यही छोड़ते हैं और अपनी खुद की गति अभी गतिरोध करके बैठे हैं, उनके खिलाफ अभी लड़ना पड़ेगा ना। अच्छा, गरिमा जैसी जो पीढ़ी है, या जो मेरी पीढ़ी है, या और जो आपकी जो कम उम्र की पीढ़ियां हैं, उनसे आप कौन सी बात कहेंगी, एक मूल मंत्र? हाँ, मैं यही बात करूंगी कि तुम नए है, नई पीढ़ी है, नवरक्त है। हाँ, यू हैव एनर्जी। जी। यू हैव एनर्जी, यू हैव ब्रेन्स। जी। सेकेंडली, यू हैव मोर फ्रीडम देन वी हैड। तीसरी बात, नई टेक्नोलॉजी तुम्हारे हाथ में है जी, जो हमारे हाथ में नहीं थी। तो ये 3 चीजें तुम्हारे लिए है,
इसका इस्तेमाल कैसे करना, ये तुमने विचार करना चाहिए। कैसे करोगे इस्तेमाल? खुद के लिए करोगे, अपने लिए पूरा सारा धन पैदा करने के लिए और चंगल चैन करने के लिए करोगे, क्या दूसरे भी हमारे देश के जो, न सिर्फ देश के, दूसरे भी देश है ना, हम विश्व आज एक नजदीक आया है, एक विलेज है, उनके लिए भी वैसे हमारे लिए भी नजदीक आए हैं, तो दूसरे देश के लोग भी हमारे जैसे ही हमारे स्नेही सोबती हो सकते हैं ना, सब मिलके हम। तो मैं उनसे कहूंगी कि जरा विचार करो कि 3 जो चीजें तुम्हें मिली है जो हमें नहीं मिली थी, तो ये 3 चीजें लेके तुम दुनिया को बहुत अच्छा बनाने के लिए कैसे कैसे काम कर सकते हो, इसके ऊपर विचार करो। धन लोग मेरे लोग ये धन है, ये आग में पकते हुए मट्टी के बदन है। वंदे जनगण वंदे जनगण वंदे जनगण वंदे, वंदे जनगण वंदे जनगण वंदे जनगण वंदे, वंदे जनगण वंदे जनगण वंदे, वंदे जनगण वंदे जनगण वंदे जनगण वंदे। हर दौर में हर थाम के जोता है जमी को, हर दौर ने दानों की तरह पीसा इन्हीं को। हर दौर में हर थाम के जोता है जमी को, हर दौर ने दानों की तरह पीसा इन्हीं को। जिंदा है मेरे लोग वतन है। तारा जी, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि एक तरफ आपकी पीढ़ी है जिसने इस देश को बनते हुए देखा है और दूसरी तरफ 21वीं सदी की गरिमा जैसी पीढ़ी है। इन दोनों पीढ़ियों को मैं कहाँ मिलाऊं? एक हमारे विचार जी, दूसरे तो हमारे संस्कार, यानी शब्द, साहित्य, संगीत, ऐसे संस्कार, और है एक्शन, कोई काम करना है, कार्य करना है। क्या बात है। और हम इतना गा के एक दिखाएंगे और हम दोनों के कैसे विचार एक सरीके है वो आपको मालूम हो जाएगा। न सिर्फ हम को, ये पीढ़ियों को, पूरे विश्व के लोगों के विचार भी एक तरीके के ऐसे कैसे हो सकते हैं, ये हमारे ये गीत में आपको समझेंगे। हम चलेंगे एक साथ, डाले हाथों में हाथ, हम चलेंगे एक साथ एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम चलेंगे एक साथ एक दिन, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होंगे कामयाब, होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होंगे कामयाब, होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक होगी शांति चारों
तारा जी, आपकी बातों से और आपके उत्साह से निश्चित रूप से हमें ये विश्वास हो गया कि एक दिन हम कामयाब जरूर होंगे। मैं आपको और गरिमा दोनों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग विविध भारती के स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी चर्चा में हिस्सा लिया। दोस्तों, आज का हमारे मेहमान प्रोग्राम आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। अब मैं इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राकेश जोशी के साथ आपसे लेता हूं इजाजत। नमस्कार। आज के मेहमान।